Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ केके। और आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं अंडरपिनिंग एंड सोरिंग। तो बेसिकली जब इससे पहले जो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने क्या, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कहाँ प्रोवाइड की जाती है? स्कैफोल्डिंग जब भी अपन कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं भाई? अपन को यदि कंस्ट्रक्शन करना है, यदि मान लिया कि उसकी हाइट थी जो 1.5 मीटर से यदि अबव चली जाती है, उस केस में यदि आपको स्टोन मैसनरी करनी हो, चाहे ब्रिक मैसनरी करनी हो, रिपेयर करवाना हो, मेंटेनेंस करवाना हो, कोई भी वर्क करवाना हो, तो मैसन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। अब सेकंड जो अपन बात करते हैं वो बात करते हैं अंडर पिनिंग की। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा होगा अंडर पिनिंग। अंडर पिनिंग यानी कि बेसिकली ये काम किया जाता है यदि अपन कोई पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई पुराना स्ट्रक्चर है, उसकी यदि फाउंडेशन कहीं से टूट गई या वीक हो गई है, तो यदि उसको अपन को रिप्लेस करना हो तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं भाई? अंडर पिनिंग की जाती है। तो बेसिकली अंडर पिनिंग क्या हो गई? द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ए न्यू फाउंडेशन, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ए न्यू फाउंडेशन अंडर एग्जिस्टिंग वन और strengthening the existing foundation is called underpinning of the फाउंडेशन। यानी कि पहले कोई फाउंडेशन है, या तो उसकी फाउंडेशन को नई से रिप्लेस करना, या फिर वो पुरानी फाउंडेशन क्या है, कमजोर पड़ गई है, तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको मजबूती प्रोवाइड करना, क्या कहलाता है भाई? अंडरपिनिंग कहलाता है फाउंडेशन के लिए। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन की हमने बात करी। नेक्स्ट अपन ने बात करी कि इसके क्या क्या पर्पज हो सकते हैं। अंडरपिनिंग में भी रिक्वायर्ड फॉर द सेवरल फॉलोइंग पर्पज। कौन कौन से पर्पज है? पर्पज डिस्कस करते हैं। The strengthen the shallow foundation of existing building when building with deep foundation is to be constructed adjoining it। यानी आपने पहले कोई घर बनाया, ठीक है, आपने पुराना घर बनाया हुआ पहले से, तो उसकी फाउंडेशन आपने क्या, सैलो फाउंडेशन यूज की, यानी कि उसकी ज़्यादा डेप्थ नहीं है। और यदि आपके घर के पास में कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसकी फाउंडेशन क्या, बहुत ज़्यादा नीचे गहरी जा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं चांसेस रहता है कि मेरी फाउंडेशन क्या है, वीक हो जाएगी। तो उस केस में आपकी फाउंडेशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई? अंडरपिनिंग प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा सेकंड जो पर्पज रहता है, टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन विच हैज सेटल्ड और कॉज क्रैक इन द वॉल्स। यानी आपकी जो फाउंडेशन है वो कहीं से धस गई है, या फिर उसके अंदर क्या हो गया है, कोई ना कोई सेटलमेंट आ गया है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गया है, कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आ गया, सेटलमेंट आ गया, या फिर कोई जो उसकी फाउंडेशन की वजह से दीवार के अंदर क्या आ गया, क्रैक्स आ गए, तो वहां पे भी अपन अंडरपिनिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हो सकता है डीपन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन रेस्टिंग इन पुअर स्ट्राटा। यानी आपकी जो फाउंडेशन थी वो यदि किसी पुअर स्ट्राटा के ऊपर है। पुअर स्ट्राटा मतलब है यानी जहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, लूज है, और वो लोड को पूरी तरह से बियर नहीं कर पा रही है। उस केस में यदि अपन को सैलो फाउंडेशन को रिप्लेस करके उसकी डीप फाउंडेशन वहां पे बनानी हो, ठीक है, या फिर अपन को कोई पहले से बिल्डिंग बनी हुई है, यदि पहले बिल्डिंग बनी हुई है और अपन बाद में अपने उसके अंदर बेसमेंट बनाना है, ऐसा आजकल के प्रैक्टिकल टाइम में हो रहा है, पॉसिबल है ये भी चीज़ कि आपने पहले मान लिया कि बेसमेंट नहीं बनाया था और अभी आपको ऐसा लगता है कि बेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अंडरपिनिंग की हेल्प से जो ऊपर का स्ट्रक्चर उसको वहीं रख लेंगे और उसके नीचे क्या कर देंगे, एक बेसमेंट बना लेंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। बेसिकली जो अंडरपिनिंग है दो टाइप से की जाती है। अंडरपिनिंग कैन बी गेट फॉलोइंग मेथड, दो मेथड, एक तो पिट मेथड और दूसरा होता है अपना पाइल मेथड। ठीक है, दोनों को अपन डिस्कस करेंगे, पिट मेथड को और पाइल मेथड को, इस लेक्चर के अंतर्गत। पहले जब मैं बात करूँ पिट मेथड, तो पिट का मतलब सीधा सीधा आप समझिए एक ट्रेंच या गड्ढा, ठीक है, ट्रेंच या फिर कोई होल अपन समझ सकते हैं, गड्ढा समझ सकते हैं, ठीक है, इन जहाँ से मिट्टी को अपन ने क्या किया, डग आउट किया, और अपन पिट कह देते हैं। तो in this method entire length of foundation to be underpinned it's divided into sections। यानी कि मान लिया कि अपनी पूरी जो बॉल है, ये पूरी बॉल थी और इस बॉल के नीचे क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है, और उसको रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले कुछ कुछ प्रोसेस है, बस ये वाला पोर्शन है, इसको अल्टरनेट में अपन क्या कर लूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अंडरपिनिंग एंड पिट खोद दूंगा। तो इस तरह से अपन क्या अल्टरनेट अल्टरनेट करके चलेंगे, ऐसा नहीं एक साथ कंटिन्यूसली उसको हटा देंगे, कंटिन्यूसली हटा देंगे तो वॉल पूरी मेरी डैमेज हो जाएगी। तो इस केस में अपन क्या कर देते हैं कि जो अंडरपिनिंग है उसको डिवाइड कर दिया जाता है वॉल को छोटे छोटे सेक्शंस के अंतर्गत, जिनकी 1.2 से लेकर 1.5 मीटर की लेंथ होगी, ठीक है, और एक सेक्शन के लिए एक टाइम दिया जाएगा। तो पहले कुछ अल्टरनेट सेक्शन को अपन ने डिजाइन कर लिया, फिर अब जो नए तो रिप्लेस होएंगे, अब जो पुराने बचे हुए वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर ईच सेक्शन ए होल इज मेड इन द वॉल, हर एक सेक्शन के लिए वॉल के नीचे एक होल मेड किया जाएगा, जो कि कहाँ होगा, प्लिंथ लेवल से ऊपर होगा, ठीक है, और प्लिंथ लेवल के अंदर उसके अंदर एक निडल इंसर्ट कर देंगे, जो भी होल किया है अपन उस होल के अंदर क्या कर देंगे, एक निडल को इंसर्ट कर दिया जाएगा। निडल में भी आइदर भी साउथ टिम्बर और स्टील है, जो निडल है वो किसी की हो सकती है, या तो लकड़ी की बनी हो सकती है या फिर वो स्टील के सेक्शन की बनी हुई हो सकती है। और उस निडल के ऊपर क्या लगाएंगे, अपन प्लेट्स लगा देंगे, उस निडल के ऊपर क्या लगाएंगे, बियरिंग प्लेट्स लगाएंगे निडल के ऊपर, ठीक है। तो बियरिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड अबव द निडल टू सपोर्ट द मैसनरी अबव।
तो अब जैसे मान लिया कि आपने एक निडल लगाई, निडल के ऊपर क्या लगा दी, बेस प्लेट लगा दी। अब बेस प्लेट के ऊपर क्या होगा, अपना पूरा जो स्ट्रक्चर का जो लोड है वो उसके ऊपर बियर आ जाएगी, बॉल के लोड को पूरी तरह से वो बियर कर लेगी वो अपनी प्लेट जो, ठीक है। उसके बाद निडल इज सपोर्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ बॉल इन ए क्रिप सपोर्ट्स। यानी अब देखो सीधी सिंपल सी मैं बात बताऊंगा आपको, जैसे ये मेरी कोई बॉल थी, ठीक है, ये कोई मेरी एक बॉल है, उस बॉल के अंदर मैंने यहाँ पे एक होल किया, उस होल के अंदर मैंने क्या किया, एक निडल डाल दिया, इस होल के अंदर एक निडल डाल दिया और इस निडल के ऊपर मैंने क्या, एक प्लेट लगा दी। अब इस निडल को मैं क्या कर दूंगा, इस दोनों तरफ से क्या कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा। तो इस निडल है, इस निडल को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सपोर्ट कर दूंगा। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इस पोर्शन को रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से भाई, क्योंकि ऊपर का जो लोड है वो तो निडल के थ्रू क्या हो गया, इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर ट्रांसफर हो गया। तो अब मैं इस पोर्शन को यहाँ से एडजस्ट करके मतलब रिप्लेस भी कर सकता हूँ और इसको मजबूती भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो द फाउंडेशन पिट इज एक्सक्यूटेड अबाउट द डिजायर्ड लेवल एंड न्यू फाउंडेशन टू बी लेड। तो अब जितना भी अपन को पिट खोद लेंगे, जहां तक भी अपन को फाउंडेशन डालनी है उसके नीचे अपन क्या कर लेंगे, पिट को एक्सक्यूट कर लेंगे। तो व्हेन द वर्क ऑफ वन सेक्शन इज ओवर, द वर्क इन नेक्स्ट सेक्शन टू बी टेकन अप। तो जब यहाँ का ये काम हो गया, उसके बाद अल्टरनेट जो अपन ने बनाया था दूसरी जगह पे स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से लास्ट तक अपन क्या करेंगे, पूरे वर्क को आगे प्रोसीड करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये कोई बॉल थी, ये मेरी कोई बॉल थी, इस बॉल के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक निडल डाल दिया। क्या करती है भाई, एक निडल डाल दिया और उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद में एक दूसरा निडल होगा और उन दोनों निडल के ऊपर मैंने क्या लगा दी, एक बेस प्लेट लगा दी। यहाँ पे मैंने एक बेस प्लेट लगा दी। अब ये जो बॉल का जो लोड है वो तो क्या हो जाएगा, इस जैक्स के थ्रू क्या हो जाएगा, स्क्रैप जैक्स के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अपन क्या कर देते हैं, जब कोई टायर पंचर होता है गाड़ी के तो उसके अंदर जैक लगा देते हैं। यानी पहले अपन इसको कर लेते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे टाइट करते जाते हैं, तो वो पूरे लोड को जैक ले लेता है, फिर अपन क्या करते हैं, टायर को रिप्लेस कर देते हैं। सेम मेथड यहाँ पे अपन फाउंडेशन का अपन यूज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब ये जो पोर्शन बचा इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी फाउंडेशन है। उसके बाद आप स्टार्टिंग से न्यू फाउंडेशन बनाएंगे और उसके बाद उसको कर दीजिए, तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जैक को नीचे ले आओगे, ठीक। तो ये एक तरह से क्या हो गया, पिट मेथड हो गया। तो इस फिगर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक बॉल है जिसकी अंडरपिनिंग के द्वारा बी जो सोर्स है उसको हटा दिया गया है, मतलब नीचे की जो फाउंडेशन है उसको हटा दिया, साइड में उसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। कई बार अपन उसको आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। सिमिलरली द फ्लोर में भी आल्सो सपोज टू बी, इसी तरह से अपन आगे की फ्लोर्स को भी कर सकते हैं, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये जो अपना मेथड चल रहा है वो पिट मेथड चल रहा है। वही अपन बात करें कि यदि किसी कोई ऐसी वॉल है जिसका क्या इंटीरियर कॉलम तो स्ट्रॉन्ग है, इफ एन इंटीरियर स्ट्रॉन्ग कॉलम इज एग्जिस्ट, इफ द फाउंडेशन टू बी एक्सटेंडेड ओनली ऑन वन साइड और कैंटिलीवर निडल और बीम में भी यूज। तो यदि मान लिया कि ये कॉलम तो इसका मजबूत है, मान लिया कि ये कॉलम तो मजबूत था, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ क्या थी, एग्जिस्टिंग वॉल थी। इस वॉल की फाउंडेशन को अपन को क्या करना है, रिप्लेस करना है। उस केस के अंदर अपन क्या यूज करते हैं भाई, निडल फाउंडेशन को यूज कर लिया जाता है। उस केस में क्या यूज करते हैं, निडल अंडरपिनिंग, ठीक है, निडल निडल अंडरपिनिंग, ठीक है। तो ये वही निडल बीम हो गई, उसके बाद वही यहाँ पे बेस प्लेट हो गई, यहाँ पे अपन ने वही एक तरह से क्या है, एक जैक लगा दिया, हाइड्रोलिक जैक है, जिससे इसको पूरे बोर्ड को ले लेगा। ये नीचे इसको फलक्रम यानी एक तरह सपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, एक पिट खोद देंगे, जिससे अपन पुरानी फाउंडेशन को रिप्लेस कर देंगे न्यू फाउंडेशन की हेल्प से, ठीक। तो ये आपको फिगर के अंदर एक जैक दिख रहा है जो कि दोनों कॉलम और बॉल के बीच में लगा दिया गया है, जिससे कॉलम तो स्ट्रॉन्ग है ही, अपन को पता ही, ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसको ये बियर कर लेगा ऊपर वाले लोड को। ये अपना हो गया पिट मेथड। अब पिट मेथड के अलावा अपन को क्या क्या चीज है और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एक तो जो सेक्शंस है वो क्या रहेंगे, अल्टरनेट रहेंगे। तो अल्टरनेट सेक्शंस आर टेकन अप इन द फर्स्ट राउंड। इन पहले राउंड के अंदर अपन कुछ कुछ स्पेस के बाद में क्या करेंगे, वॉल के अंदर होल करेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे, यानी एक साथ कंटिन्यूसली करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग इंटरमीडिएट सेक्शंस जो बचेंगे उनको अपन नेक्स्ट टाइम में अपन ले लेंगे। If the wall is long, the work is start from the middle and extended both the direction. यदि कोई वॉल है, यदि कोई बहुत ज़्यादा लंबी वॉल है, तो उस केस में अपन क्या किसी कॉर्नर से स्टार्ट ना करके जो रिप्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं वो मिडिल से स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ की तरफ एक्सटेंड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। मिडिल से कॉर्नर की तरफ अपन आगे मूव करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं न्यू फाउंडेशन इज डीपर प्रॉपर टिम्बरिंग एंड फाउंडेशन ट्रेंच बी टू बी डन। न्यू फाउंडेशन के अंदर अपन जब बात करेंगे तो उसको डीप करनी हो या फिर जो टिम्बर फाउंडेशन को खोलना हो, तो वहाँ पे भी अपन इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, द निडल बीम्स शुड बी रिमूव ओनली व्हेन द न्यू फाउंडेशन इज गेन द स्ट्रेंथ। यानी अब आपने जैसे पुरानी फाउंडेशन को आपने रिमूव तो कर दिया, लेकिन अब नई जो ट्रेंचेज है या फिर उसको तब अप्लाई करेंगे जब तक कि जो पुरानी जो अपनी स्ट्रेंथ नहीं ले ले। जैसे अपन मान के चलते हैं, जैसे अपन आपने देखा होगा जब आरसीसी का अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आरसीसी के नीचे अपन क्या सपोर्ट लगाते हैं, लेकिन वो सपोर्ट को आप कुछ दिन बाद हटाते हैं, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद। वो क्यों हटाते हैं, क्योंकि जब तक मेरी जो कंक्रीट मैंने कास्ट किया वो जब तक स्ट्रेंथ ना ले तब तक नहीं हटाना। तो उसी तरह से जो मैंने नई फाउंडेशन बनाई है,
नई फाउंडेशन इतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ की हो जाए कि वो उस पूरे लोड को बियर कर सके, तभी मैं क्या करूँगा, उसको नई फाउंडेशन को, मतलब जो अंडरपिनिंग है उसको मैं हटाऊंगा। इट इज़ डिजायरेबल टू न्यू फाउंडेशन वर्क है कॉन्क्रीट, ये कॉन्क्रीट की फाउंडेशन के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। द निडल होल्स शुड बी क्लोज टू द मैसनरी यूजिंग द सीमेंट, नहीं जो भी निडल जो होल करते हैं वो पास पास में होनी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए इन मैसनरी के अंदर, यदि आप सीमेंट मोर्टार को यूज़ कर रहे हो तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना पाइल मेथड। एक तो पिट मेथड, पिट मेथड के अपन क्या, ट्रेंच को खोद दिया था, ट्रेंच के ऊपर उसको रिप्लेस किया, दोनों तरफ जैक लगाया, बॉल के लोड को उसने बियर कर दिया, पुरानी फाउंडेशन को वहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो पाइल मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, इन दिस मेथड पाइल्स आर ड्राइवन एट ए रेगुलर इंटरवल। पाइल्स का मतलब क्या होता है, देखो सीधी सीधी ही बात करते हैं, जब अपन लोड को जैसे नीचे ट्रांसफर करना होता है तो अपन क्या, टिम्बर की या स्टील की या कास्ट आयरन की, सॉरी स्टील की भी यूज है, कास्ट आयरन की भी हो सकती है, आरसीसी की हो सकती है, प्रीकास्ट मेंबर की भी पाइल अपन बना देते हैं, टिम्बर की भी बन जाती है। तो उन पाइल्स को पहले इंसर्ट कर दिया जाता है रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो इन दिस मेथड पाइल्स आर ड्राइवन इंटरवल along the both side of the ball, generally bore holes piles and under ring piles to be used। ये पाइल्स के स्पेशल टाइप है, बोर होल पाइल्स और अंडर रिंग पाइल्स, इनको ही नॉर्मली यूज किया जाता है। द पाइल्स आर कनेक्टेड बाय कंक्रीट एंड स्टील नीडल्स पेनिट्रेटिंग थ्रू द वॉल्स। अब इन पाइल्स, जो पाइल्स अपन ने पहले से कंस्ट्रक्ट कर दी हैं, इंसर्ट कर दी हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, कंक्रीट या फिर स्टील की नीडल से क्या कर दिया जाता है, जो बॉल के अंदर पेनिट्रेट है उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल इन क्ले सॉइल, यानी जहाँ पे जो सॉइल अपनी क्या होती है, बारीक होती है, महीन पार्टिकल्स वाली होती है, वहाँ पर मेनली अपन इस मेथड को यूज करते हैं। या फिर कोई ऐसा एरिया हो जहाँ वाटर लॉग्ड हो, यानी पानी की ज़्यादा समस्या हो, सीलन की समस्या हो, कहीं पर्टिकुलर कोई रिवर के आसपास का जो एरिया होता है उसको वाटर लॉग्ड एरिया बोल देते हैं। वो आप इरीगेशन में पढ़ोगे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वाटर लॉग्ड एरिया की, लेकिन अपन यहाँ समझते हैं यानी कोई रिवर के आसपास का जो एरिया है या फिर जहाँ पे ओवर ज़्यादा इरीगेशन किया हुआ है उस लाइन को वाटर लॉग्ड एरिया कहते हैं। तो वहाँ पे अपन बेसिकली इस मेथड को यूज किया जाता है, जिससे कि एग्जिस्टिंग फाउंडेशन वो अच्छे लोड को रिवील करते और नई फाउंडेशन को ले सके। ठीक है, तो ये आपको यहाँ डायग्राम के अंदर दिख रही है, ये कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, इन दोनों फाइलों को इंसर्ट किया, उसके बाद में अपन ने एक निडल को पेनिट्रेट किया। ठीक है, फिर उसको बाद एक निडल या प्लेटफॉर्म को पेनिट्रेट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे इस लोड को, एग्जिस्टिंग वॉल है इसके लोड को एक पूरी पाइल ले लेगी, उसके बाद अपन इस जो फाउंडेशन को यहाँ से रिप्लेस कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया भाई, पाइल मेथड। अब अपन बात करते हैं सोरिंग की। ठीक है, दो टेम्परेरी स्ट्रक्चर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक तो अपन स्कैफोल्डिंग की, दूसरा क्या अंडरपिनिंग। स्कैफोल्डिंग मेनली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और जबकि अंडरपिनिंग के अंदर पूरी फाउंडेशन को, यदि फाउंडेशन की बात अपन करते थे, न्यू फाउंडेशन को रिप्लेस करना हो, स्ट्रेंथ करना हो पुरानी को, तो वहाँ पे अपन अंडरपिनिंग यूज करते हैं। अब सोरिंग का बात करते हैं, तो सोरिंग देख अल्टीमेटली यह होता है कि मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले हो और कोई पुराना स्ट्रक्चर है आपके पास में, जैसे आपने कई बार देखा होगा बेसमेंट अपन जब खोदते हैं, मान लीजिए पहले किसी का पड़ोसी का घर है, ठीक है, और पड़ोसी के घर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, साइड के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना है और आपको बेसमेंट खोदना है, तो आपको ये रिस्क रहता है कि पता लगे कि पड़ोसी का घर ही आपके ऊपर आके गिर जाए। ठीक, तो पहले अपन क्या कर देते हैं, उसको सपोर्ट दिया जाता है भाई, जिसके अंदर जैसे अपन उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसको पहले सपोर्ट करते हैं, फिर अपना कंस्ट्रक्शन करके आ जाएंगे, फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली साइड से या फिर किसी भी मेंबर को वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, इंक्लाइन डायरेक्शन से या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को यदि सपोर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, सोरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली सोरिंग क्या है, सोरिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द टेम्परेरी और अनसेफ स्ट्रक्चर। यदि कोई स्ट्रक्चर है जो अनसेफ है या फिर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपन एक दूसरा टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको अपन क्या कह देते हैं, सोरिंग। ठीक है, तो दीज रेंडर लेटरल सपोर्ट टू द वॉल आर यूज्ड टू अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो ये साइड से सपोर्ट करता है जो भी वॉल है जो कि अपन को लगता है कि ये अनसेफ हो गई है या फिर अपन को लगता है ये डैमेज हो सकती है या फिर गिर सकती है, तो उस केस के अंतर्गत जो साइड से सपोर्ट दिया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं, सोरिंग कहा जाता है। तो बेसिकली व्हेन द वॉल शो साइन ऑफ बल्गिंग आउट ड्यू टू द बेडमैनशिप, कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो कोई ऐसी वॉल है जो पहले से बल्गिंग शो कर रही है या फिर अपने को लग रहा है कि यहाँ पे उसने ढंग से कारीगरी नहीं की हुई है, ठीक है, यानी ध्यान कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन यदि नहीं किया हुआ है, तो उस केस के अंदर अपन प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर व्हेन द वॉल क्रैक्स ड्यू टू द अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन एंड क्रैक वॉल नीड्स टू द रिपेयर। यदि वॉल के अंतर्गत फाउंडेशन का अनइक्वल सेटलमेंट, यानी एक साथ सेटलमेंट हो तो पूरी बॉल सेटल हो जाएगी, लेकिन पता लगे एक बॉल का सेटलमेंट तो थोड़ा ज्यादा हो गया, दूसरी को कम हुआ, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अनइक्वल सेटलमेंट कहते हैं। ऐसा केस की वजह से क्रैक डेवलप हो गए, तो वहां पर भी अपन इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अपन व्हेन एन एडजेसेंट स्ट्रक्चर टू बी डिसमेंटल्ड, यानी आपके आसपास का स्ट्रक्चर यानी उसको क्या किया जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है, तो उस केस में भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सोरिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट होता है व्हेन ओपनिंग आर टू बी मेड इन एनलार्ज द वॉल, यदि आपकी वॉल है उसके अंदर ओपनिंग बहुत ज़्यादा आ गई है,
ठीक है, तो उसको बड़ा किया जा रहा है। मान लीजिए कि अपन कई बार देखा होगा कि घरों के अंदर अपन ऑल्ट्रेशन करते हैं, ये कोई वॉल है उसके अंदर पहले खिड़की थी, अब खिड़की पर अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को गेट बना देना चाहिए, तो उस केस में यदि आप किसी वॉल की जो एरिया है ओपनिंग को क्या कर रहे हैं आप एनलार्ज कर रहे हो, तो उस केस में भी आप क्या करो साइड की जो वॉल है वो डैमेज ना हो उसके लिए सपोर्ट वहाँ पे अपन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है यहाँ पे, ये उससे अलग है स्कैफ फोल्डिंग से, पहले इसको याद रखिए सोरिंग। ठीक है, यानी सोरिंग क्या है कि नीचे से अपन एक टेम्परेरी यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया कि साइड में एडजस्टिंग बिल्डिंग के अंदर क्या हुआ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे चल रहा है। तो बेसिकली जो सोर्स है वो 3 टाइप्स के प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 टाइप्स के अंदर क्या क्या होते हैं, पहला जो अपना होता है रैकिंग सोर्स होता है। ठीक है, रैकिंग सोर्स, नेक्स्ट आता है अपना फ्लाइंग सोर्स, और तीसरा आता है डेड सोर्स। बेसिकली मैं यहीं पे बता देता हूँ, रैकिंग सोर्स का मतलब होता है इंक्लाइन सपोर्ट। ठीक है, फ्लाइंग सोर्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स, और डेड सोर्स का मतलब होता है वर्टिकल सपोर्ट। इन तीनों ही डायरेक्शन के अंदर कौन सपोर्ट्स की बात करेंगे, यदि इंक्लाइन रहेगा तो उसको रैकिंग सोर्स कह देंगे, यदि हॉरिजॉन्टल रहेगा तो उसको फ्लाइंग सोर्स कह देंगे, और यदि वर्टिकल रहेगा तो उसको अपन क्या कह देंगे, डेड सोर्स कह देते हैं। अब अपन बात करते हैं पहले रैकिंग सोर्स की। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं रैकिंग सोर्स की। रैकिंग सोर्स की अपन जब बात करते हैं तो ये अपनी कोई बॉल है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है कोई बॉल, ये आपको यहाँ पे कोई एक बॉल दिख रही है। ठीक है, इसको अपन को सपोर्ट करना है। ठीक है, ये पूरे पुराना कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल की बॉल है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, ये मल्टी स्टोरी कोई बिल्डिंग है। तो अभी अपन को यहाँ साइड से यदि मान लिया कि मैं यहाँ पे कोई दूसरी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, या फिर यहाँ पे मैंने क्या किया एक्सीवेशन करवा दिया, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, इस बिल्डिंग को डैमेज ना हो इससे बचाए रखने के लिए मैं पहले से क्या करूँगा टेम्परेरी सपोर्ट्स लगा दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपको इंक्लाइंड जो मेंबर दिख रहे हैं उनको अपन क्या कह देते हैं भाई, रैकर्स बोलते हैं। मतलब कंप्लीट सोरिंग है, यानी ये जो पूरा टेम्परेरी जो अरेंजमेंट है उसको अपन क्या कहते हैं, कंप्लीट को बोलते हैं रैकिंग सोर्स। अब इसको इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं भाई, पहले तो अपन ने क्या है बॉल के साथ में एक प्लेट लगा दी, इसको अपन ने क्या कह दिया बॉल प्लेट, बॉल के सपोर्ट के अंदर अपन क्या है सीधी सीधी एक प्लेट लगा दी। और इस प्लेट के अंदर अपन ने बीच बीच के अंदर क्या क्लीट एंगल्स हैं, यानी एक सब जैसे आपने कहा यहाँ जैसे बॉल है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये इसको क्लीट लगा दिया, ये मैंने क्लीट लगा दिया। अब क्लीट के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऐसे सपोर्ट करूँगा, ऐसे सपोर्ट करूँगा ऐसे, तो ये मेरा क्लीट हो गया। और उसके बाद मैं निडल लगा दूंगा, और निडल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ये रैकर्स है, ये क्या होता है इंक्लाइन है, इसको हम क्या बोल देते हैं राइडर रैकर्स। ठीक है, क्या बोल देंगे राइडर रैकर्स। ये जो मेंबर है वो वर्टिकल क्लीट हो गया, ये क्लीट हो गया, ये निडल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में जितने भी हैं वो क्या हो गए रैकर्स हो गए, और इनको जो सपोर्ट करने के लिए ये जो किया जाता है उसको हम क्या कर देते हैं ब्रेसिंग। तो ये टॉप रैकर्स है तो हमेशा कैसा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगी निडल को कम कनेक्ट किया जाएगा, फिर ये अपनी निडल हो जाएगी, उसके बाद ये क्लीट एंगल्स हो जाएंगे, और ये अपने वॉल प्लेट के ऊपर एक इस तरह से क्लीट लग जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लग जाएगा। ये आपका लास्ट का जो होता है इसको हम क्या कह देते हैं हुक फ्रेम या फिर सोल प्लेट बोल देते हैं, जो कि जमीन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन रैकिंग सोर्स की। तो इन दिस मेथड इंक्लाइन मेंबर्स कॉल्ड रैकर्स, देन जितने भी इंक्लाइन मेंबर्स आपको दिख रहे हैं ये वाले जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं रैकर्स, आर यूज्ड टू गिव लैटरल सपोर्ट टू द वॉल एज सोन इन, यानी ये जो वॉल है उसको लैटरल मतलब होता है साइड से सपोर्ट देना। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। और जो रैकिंग जो सोर्स है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पहला तो होता है रैकर्स या फिर इंक्लाइन मेंबर। अब जो नए इंक्लाइन मेंबर उनको हम क्या कर रहे हैं रैकर कह रहे हैं, तो एक तो वो हो गया। सेकंड होता है वॉल प्लेट, यानी वॉल के सहारे जो प्लेट लगाई थी उनको अपन क्या कहते हैं वॉल प्लेट हो गई। तीसरा होता है निडल्स, यानी कि वॉल प्लेट के साइड में जो हॉरिजॉन्टल ये मेंबर होगा उसको क्या कह दिया अपन निडल कह दिए। और निडल के नीचे क्या लगा देते अपन क्लीट एंगल्स लगा देते अपन, जैसे यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये कोई क्लीट एंगल्स लगा दिए, उसके बाद क्या रहेंगे अपनी ब्रेसिंग रहेगा, और नीचे लास्ट में क्या रहेगी अपनी सोल प्लेट रहती है। ठीक है, नीचे क्या रहती है भाई सोल प्लेट रहती है। ये क्या हो गए रैकिंग के कंपोनेंट्स हो गए। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, जैसे ये कोई बॉल थी। ठीक है, तो ये अपन ने क्या लगा दिया पहले बॉल प्लेट लगाई, उसके बाद ये निडल्स यहाँ पे ये क्लीट एंगल लगा दिया, और ये मेरे क्या हो गए इंक्लाइंट रैकर्स हो गए, ये मेरी क्या हो गई सोल प्लेट हो गई। और ये जो बीच बीच में जो मेंबर होते हैं उनको हम इंक्लाइन मेंबर रैकर्स बोल देते हैं। इसके अलावा इस पर ब्रेसिंग मेंबर्स भी बोल, ब्रेसिंग मतलब क्या होता है इसको इस मेंबर को यहाँ से बांधे रखें। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे एक टिपिकल एग्जाम्पल दिख रहा है किसका रैकिंग। तो द बॉल प्लेट अबाउट द 20 सेंटीमीटर वाइड, जो बॉल प्लेट की मैं बात करता हूँ वो कैसी होती है, तो उसकी जो साइज की बात करूँ तो वो 20 से 25 सेंटीमीटर वाइड होती है, और 5 से 7.5 सेंटीमीटर थिक होती है, जो कि वर्टिकली बॉल के लगी रहती है। ठीक है, बॉल के अंदर ऐसा नहीं है डायरेक्टली पूरा लोड ट्रांसफर हो जाए, इसलिए अपन क्या करते हैं बॉल के सपोर्ट के अंदर बॉल प्लेट लगा देते हैं, जो कि एक निडल को सपोर्ट करेगी। निडल का जो साइज होता है वो क्या होता है 10 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर का सेक्शन। और ये जो निडल है वो पेनिट्रेट कर दी जाती है बॉल के अंदर अबाउट 10 सेंटीमीटर, इन ऑर्डर टू निडल डू नॉट गेट सीयर्ड ऑफ, जिससे कि ऊपर की तरफ ना खिसक जाए भाई, बॉल को पहले वहाँ पे टक कर दिया जाएगा ना, तभी तो उसके अंदर से वो उसको थ्रस्ट को झेल पाएगा, उसके लोड को झेल पाएगा। ठीक है, थ्रस्ट ऑफ रैकर निडल्स आर फर्दर स्ट्रेंथन बाय द मीन ऑफ प्लेट, और जो भी अपने निडल्स हैं उसको किससे और फर्दर स्ट्रेंथ किया जाता है
यानी और उसको मजबूती किससे प्रोवाइड की जाती है, क्लीट एंगल्स के थ्रू उसको मजबूती प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि डायरेक्टली वॉल प्लेट के अंतर्गत इंसर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा रैकर्स आर अबाउट अगेंस्ट द निडल इन सच ए वे दैट द सेंटर लाइन ऑफ रैकर एंड वॉल मीट टू द फ्लोर लेवल। यानी जो रैकर्स हैं या सेंटर लाइन है उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, सेंटर लाइन जो हो, वो हमेशा कहाँ रहे, फ्लोर लेवल के ऊपर ही मैच करे। दस दी विल बी वन रैकर करस्पॉन्डिंग ईच फ्लोर, तो हर एक फ्लोर के ऊपर एक रैकर को लगा दिया जाता है। ठीक है, दीज रैकर्स आर इंटरकनेक्टेड बाई स्ट्रट एंड प्रिवेंटिंग डियर बकलिंग, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है जिसके अंतर जो बकल ना हो जाए, यानी कि टेढ़े मेढ़े ना हो जाए बीच में से। द फीट ऑफ रैकर्स आर कनेक्टेड बाई इंक्लाइंड सोल प्लेट, आपने देखा था कि जो नीचे बेसमेंट मतलब एंड पॉइंट था उस जो रैकर्स को बन गया एक सोल प्लेट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जो कि डायरेक्टली ग्राउंड के अंतर्गत अटैच रहती है। ठीक है, द फीट ऑफ रैकर्स आर फर्दर स्टिफेंड नियर द सोल प्लेट बाय मीन ऑफ हुप आयरन एंड वॉल प्लेट डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर ऑफ द वॉल यूनिफॉर्मली। जो वॉल प्लेट का काम तो क्या था, पूरे लोड को पूरी दीवार के ऊपर ट्रांसफर करना, नीचे सपोर्टिंग के लिए अपन क्या करते हैं, हुप आयरन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट कंसीडर। अब और क्या क्या पॉइंट याद रखने अपन को, जो रैकर्स का जो इंक्लिनेशन एंगल है, यानी कि जो इंक्लिनेशन एंगल था वो अपना 45 डिग्री से लेके 75 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मेनली इफेक्टिव जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, 45 डिग्री को माना जाता है। तो रैकर्स शुड बी इंक्लाइंड ग्राउंड बाय 45 डिग्री टू मेक देम मोर इफेक्टिव, हाउएवर इन प्रैक्टिस द एंगल में वेरी 45 टू 75 डिग्री। नॉर्मली ये वेरी करता है 45 से लेके 75 डिग्री के अंदर। टॉप रैकर होता है उसके जो इंक्लिनेशन है वो 75 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रैकिंग के चांसेस है। ऊपर की तरफ से भाई ऐसे इंक्लाइन रहेगा तो ठीक है, इसको जैसे स्ट्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ सपोर्ट कर जाएगा, यानी वहाँ पे शेयरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर टॉल बिल्डिंग द लेंथ ऑफ रैकर कैन बी रिड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग द राइट रैकर्स, यानी बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, उसके समय क्या बीच बीच के अंदर अपन क्या कर देते हैं, राइट रैकर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो रैकर्स शुड बी प्रिफरली ब्रेस्ड इन द इंटरवल, और आपस में जो रैकर्स हैं उनको आपस में बांध दिया जाता है। अल्टीमेटली जो हॉरिजॉन्टल या डायगोनल जो मेंबर अपन प्रोवाइड कर रहे थे, इसका फोल्डिंग में भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं, वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं कि बीच में से उनको क्या हो जाए, स्ट्रेंथ मिल जाए बीच बीच के समय से। द साइज ऑफ रैकर डिसाइड टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एंटी स्पीड थ्रस्ट फ्रॉम द वॉल, और जो रैकर की जो साइज है वो किसको डिपेंड करेगी, जितना लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। मैं अपन को पता है कि छोटे रैकर से कम साइज वाले से काम चल जाएगा तो अपन बड़ा रैकर क्यों यूज करेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लोडिंग कंडीशन वहाँ पे है। द सेंटर लाइन ऑफ जो रैकर आर वॉल शुड मीट एंड फ्लोर लेवल, जितने भी अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो रैकर की जो सेंटर लाइन है वो हमेशा कहाँ मिलनी चाहिए, फ्लोर लेवल पे मिलनी चाहिए। If the longer length of wall needs support, the soaring may be spaced 3 to 4.5 मीटर spacing depending upon the requirement। और इसकी सोरिंग की जो साइज है, मतलब जो सोरिंग जो अपन लगा रहे हैं उसका स्पेस दिया जाता है 3 से 4.5 मीटर के बाद एक के बाद दूसरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। द सोल प्लेट ग्राउंड प्रॉपरली एम्बेडेड इनटू द ग्राउंड, यानी नीचे का जो सपोर्ट है जहाँ पे जो इंक्लाइन मेंबर जो टिक रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपरली ग्राउंड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, एम्बेडेड कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर कोई फर्दर मूवमेंट या फर्दर डिस्प्लेसमेंट नहीं आए। ठीक, the size of sole plate should be such that it accommodates all rackers cleat provide along the outer edge। और अपन ये कोशिश करते हैं जितने भी एकोमोडेट जो रैकर्स हैं क्लीट हैं वो बाहर की तरफ क्या है प्रोवाइड किए जाए। ठीक, यहाँ पे ये आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। बेस should not be used to sole plate since the giving are under vibration which are loading occurs, यानी कि जो सोर्स हैं वो भी इस तरह से नहीं होते वाइब्रेशन के साथ में हिल डुल जाए। तो ये आपको कहीं ना कहीं क्या दिख रही है, एक सोरिंग दिख रही है। ये पूरा एक क्या है, एक सोरिंग का है डायग्राम। सेकंड अपना आता है, ये पहला तो अपना क्या हो गया था भाई, रैकर्स हो गए यानी जो इंक्लाइंड मेंबर्स थे। अब अपन बात करते हैं फ्लाइंग या फिर हॉरिजॉन्टल सोर्स। ठीक है, फ्लाइंग सोर्स को अपन हॉरिजॉन्टल सोर्स कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन कैसी रहेगी भाई, अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंतर्गत इसकी सोरिंग रहेगी। तो सच सोर्स आर यूज्ड टू गिव हॉरिजॉन्टल सपोर्ट टू टू एडजेसेंट पैरेलल पार्टी वॉल्स which are becomes unsafe due to the removal of collapse of intermediate building. The all type of arrangement supporting unsafe structure which source do not reach the ground fall under the category। मान लिया कि एक दीवार इधर थी एक दीवार इधर थी, बीच के अंदर कोई स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था और उसको अपने क्या कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, उसको हटा दिया। तो अपन क्या करेंगे, दोनों वॉल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लगा देंगे, तो अपन क्या कह देते हैं भाई, फ्लाइंग या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कहा जाता है। तो इफ द वॉल्स आर क्वाइट नियर टू ईच अदर द डिस्टेंस अप टू 9 मीटर, यानी दोनों वॉल हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 9 मीटर से कम है। ठीक है, तो उस केस में निडल क्लीट स्ट्रट हॉरिजॉन्टल सोर्स को यूज किया जाता है और फोल्डिंग बेसिस को यूज कर लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बॉल ये है और दूसरी बॉल ये है, इन दोनों वॉल के बीच में अपन ये जो लग रहा है, ये जो आपको टेम्परेरी स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर इसको अपन क्या कह रहे हैं भाई, फ्लाइंग सोर या फिर हॉरिजॉन्टल सोरिंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ जैसे कि अपन ने बात करी है जब डिस्टेंस कम है यानी कि 9 मीटर से कम है तब तो ये काम चल जाएगा, लेकिन यदि डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स इज मोर
A compound double flying sword may be provided. Flying sword have advantage that building operation of the ground not be obstructed. यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जब डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रही है तो अपन ने डबल यूज कर लिया, जैसे एक तरफ ये हो गया और एक तरफ ये हो गया, इन दोनों को क्लब कर दिया, कंपाउंड या फिर इसको अपन कह सकते हैं कंपाउंड हॉरिजॉन्टल सोरिंग भी यूज कर ली। और इसका एक एडवांटेज क्या होता है, जैसे नीचे का जो सरफेस है, यदि इसको आपने ऊपर की सरफेस लगाया तो नीचे कोई भी ग्राउंड को एब्रप्ट नहीं कर रहा है, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट अपन को इसमें के अंदर ध्यान में रखने हैं फ्लाइंग सोरिंग के अंतर्गत। तो देखो अपन ने रैकर्स की बात करी तो उसका जो सेंटर लाइन है वो कहाँ होना चाहिए, बॉल के क्लियर पॉइंट में मिलना चाहिए, तो इसके अंदर भी सेम ही लाइन है, ठीक है। द सेंटर लाइन ऑफ फ्लाइंग सोर एंड स्टड दोज बॉल्स मीट एट फ्लोर लेवल ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फ्लोर लेवल के ऊपर ही मैच करने चाहिए। द फ्लोर लेवल्स आर डिफरेंट, हॉरिजॉन्टल सोर्स शुड बी प्लेस्ड आइदर मिडवे between the level of two floor equal length and it should be placed at the level of weaker, यानी कि अब जैसे कि मान लिया कि दो स्ट्रक्चर हैं, दोनों का सेम लेवल फ्लोर है, तो अपन वहां पे लगा देंगे। अब मान लिया दोनों का लेवल डिफरेंस है भाई, एक का ऊपर है और एक का नीचे है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो उनके मिड में लगा देंगे या फिर जो वीक स्ट्रक्चर है उसके सेंटर के ऊपर लगा दिया जाता है रैकर को, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टड शुड बी प्रिफरली इंक्लाइंड बाई 45 डिग्री, यानी जो भी स्टड या कॉलम्स अपन लगा देते हैं तो उनका इंक्लिनेशन 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 60 डिग्री से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए किसी भी केस के अंदर। जो अभी अपन देखे थे साइड के जो अंदर जो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड मेंबर थे उनके एंगल की बात कर रही है, ठीक है। तो सिंगल सोर्स शुड बी यूज ओनली अप टू 9 मीटर डिस्टेंस, ये अपन ने पहली बात कर रहे हैं, दोनों बॉल के बीच की डिस्टेंस यदि 9 मीटर से कम है तो अपन सिंगल सोर्स यूज कर लेते हैं, यदि ग्रेटर है तो उस केस के अंदर अपन कंपाउंड या फिर डबल सोर्स शुड बी प्रोवाइड इन दैट केस। बोथ द हॉरिजॉन्टल सोर्स शुड बी सिमेट्रिकल प्लेस ओवर द रेस्पेक्टिव फ्लोर, और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल सेक्शन होने चाहिए सोरिंग के अंदर, ठीक। तो ये आपको कोई एक डिफरेंट टाइप का फ्रेमवर्क दिख रहा है जिसमें अपने क्रेन टावर्स दिख रहे हैं, ये पूरा फ्रेमवर्क का ही काम है। ये देखो अब यहाँ पे आपको दिख रही है एक तो सिंगल फ्लाइंग सोर और एक दिख रहा है डबल फ्लाइंग सोर, ठीक है। तो सिंगल फ्लाइंग सोर का मतलब तो होता है ये वाला पोर्शन, यानी एक है इसके अंदर जो सोरिंग वाला, तो ये सिंगल फ्लाइंग स्टोर। उसके बाद अपन ने स्ट्रट की बात करी थी, तो ये इंक्लाइन मेंबर है वो क्या है, स्ट्रट है, जिसके अपन ने बात करी थी कि जो एंगल है 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जब अपन सपोर्ट की बात करी तो ये कहाँ होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट फ्लोर लेवल के ऊपर ही होना चाहिए, ये अपना फ्लोर लेवल होगा। उसका जो क्लीट एंगल है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर होगी, दोनों बॉल प्लेट ये तरह से सपोर्ट करेंगे। ये तो अपना क्या था, सिंगल फ्लाइंग सोर होगी। और डबल फ्लाइंग सोर के अंदर क्या होगी, ये वाले जो मेंबर है वो डबल कर दिए, क्या कर दिए भाई, डबल कर दी, और इसके बीच के अंदर अपने क्या लगा दी, बेसिंग मेंबर्स को यहाँ पे अरेंज कर दिया है। बाकी सारे वही चीज है, ठीक है, बॉल प्लेट है, क्लीट है, निडल्स है, स्ट्रट है। अब इसके बीच में इन दोनों पॉइंट कंबाइन करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेनिंग पीस लगा दिया गया है। ये वही अगेन ये स्ट्रट है, वही बेस है, हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग सोर्स है। ये अपने दोनों डायग्राम से यहाँ क्लियर हो जाएगा सिंगल फ्लाइंग सोर्स कैसा होता है और डबल फ्लाइंग सोर्स क्या होता है। तो फ्लाइंग सोर्स के बारे में और क्या याद रखना है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए, 3 to 4.5 मीटर के बीच में होनी चाहिए दोनों बॉल्स के बीच के अंदर, जो कि हॉरिजॉन्टल ब्रेसेस मेंबर अपन यूज कर रहे हैं। लार्जर फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन सेक्शन ऑफ वेरियस मेंबर ऑफ सोरिंग सिंस वेरी डिफिकल्ट टू असेस द एक्चुअल लोड। देखो अब इसके ऊपर अपन आने वाले एक्चुअल लोड का अपन को पता नहीं रहता है, तो इसलिए अपन को क्या करना है कि अपन को पहले से ही एक बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता लग अपन ने जैसे कि यहाँ पे 10 किलोमीटर लोड को बियर करने की मतलब सोरिंग की जरूरत थी, लेकिन अपन उसको 50-60 किलोमीटर लोड बियर करने वाले सोर को यूज किया जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल में जो लोड आने वाला है क्या पता पूरी बिल्डिंग का ही लोड आ जाए, तो थोड़ा बहुत कंपोनेंट का ही है, तो वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी उसके अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए अपन पहले से कई गुना ज्यादा उसको अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से यूज किया जाता है। और जब भी बात करते हैं फ्लाइंग सोर्स की, यार इंसर्टेड व्हेन ओल्ड बिल्डिंग इज बीइंग रिमूव एंड शुड बी केप्ट पोजीशन टिल द न्यू यूनिट इज कंस्ट्रक्टेड। जैसे ही अपन ने पुरानी यूनिट को हटाया तब तो अपन उसको लगा देते हैं, लेकिन उसको तब तक नहीं हटाना है जब तक कोई नई बिल्डिंग उसके बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो गई, उस पोजीशन को नहीं ले लिया, उसने एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ वहां पे प्रोवाइड कर दी, उसके बाद ही अपन क्या करेंगे, फ्लाइंग सोर को रिमूव किया जाए। ये भी आपको एक फ्लाइंग सोर का एग्जाम्पल लिख रहा है, दोनों बॉल के बीच में सपोर्ट हो रखा है हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में जो लास्ट अपना आता है डेड और वर्टिकल, यानी अब ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंतर्गत सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको क्या कर देते हैं भाई, डेड और वर्टिकल। So in this type of soaring consists of vertical member known as the dead source supporting horizontal member known as the needle। यानी इसके अंदर जो वर्टिकल मेंबर है उनको तो अपन क्या कह देते हैं, डेड सोर कह देते हैं, और जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं इनको अपन निडल्स के नाम से जानते हैं। द निडल्स ट्रांसफर द लोड ऑफ द बॉल इन द डेड सोर्स, यानी कि जो निडल है वो लोड को डेड लोड सोर्स के ऊपर ट्रांसफर करेंगी, ठीक। उसके बाद अब जैसे क्या याद रखना है अपन को, क्या क्या पर्पज हो सकते हैं अपने डेड सोरिंग के। एक तो क्या है, रिबिल्ड द डिफेक्टिव लोअर पार्ट ऑफ द बॉल, यानी कि बॉल का कोई छोटा नीचे का जो पार्ट है वो डिफेक्टिव हो गया है, तो अपन क्या करते हैं ऊपर के फ्लोर को सपोर्ट कर देंगे, नीचे को रिप्लेस कर देंगे।
उसी तरह से रीबिल्ड और डीपन द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन, अपने अंडरपिनिंग भी यहाँ पे यूज किया था कई बार, अपन वहाँ पे सोरिंग से भी काम चला रहे थे, छोटा काम होता है, ठीक है। टू मेक अ लार्ज ओपनिंग एग्जिस्टिंग वॉल एट लोअर लेवल, ये कोई वॉल है तो उसके अंदर अपन को कोई लार्ज ओपनिंग, यानी मान लीजिए गेट अपन उसके अंदर बनाना है, तो पहले अपन सोरिंग करेंगे और वहाँ पे एक सिल प्रोवाइड कर देंगे, एक सिल लेवल प्रोवाइड कर देंगे, उसके नीचे से अपन क्या कर देंगे, उस वॉल को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, इसके पर्पज है। इसके अलावा होल्स अब करते कैसे हैं, सबसे पहले तो होल प्रोवाइड करेंगे वॉल के अंदर एक सुटेबल हाइट के ऊपर, और होल्स के अंदर क्या कर देंगे, वही निडल को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। वो निडल के ऊपर क्या करेंगे, थिक वुडन सेक्शन या फिर स्टील यूज करेंगे जो कि होल्स के अंतर्गत है, ठीक है। ईच निडल इज सपोर्टेड एट द टू एंड्स इन वर्टिकल पोस्ट ऑफ डेड सोर्स, अब निडल है, अब ये निडल ऐसे दोनों तरफ से क्या करेंगे, उसको सपोर्ट कर देंगे, वो उसके क्या ले लेंगे, लोड को ले लेंगे, ठीक है। द डेड सोर्स आर स्टैंड अवे द वॉल टू रिपेयर वर्क इज नॉट एक्सट्रैक्टेड, द सोर्स आर सपोर्टेड टू सोल प्लेट्स एंड अगेन वही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट कर दी, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर प्रोवाइड किया, निडल प्रोवाइड कर दी, इस पर बेस प्लेट लगा दी, और ये जो अपन ने लगा दिया मेंबर है, ये क्या है, वर्टिकल सोर है, और इस वर्टिकल सोर से क्या, ये पूरे ऊपर के लोड को तो यहाँ से बियर कर लेगा। अब यदि आपको इस वॉल को यहाँ से रिप्लेस करना है, फिर इसको डैमेज हो गई, इसको क्रैकिंग को फिल करनी है, तो आप वो आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। द सेक्शन ऑफ निडल एंड डेड सोर्स शुड बी एडिक्वेट ट्रांसफर द लोड विच कैन एस्टिमेट द फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी पहले तो अपन को उसकी साइज का पता करना होता है कि जो डेड सोर है वो कितना साइज का होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितना लोडिंग उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उस लोड की एक्यूरेसी से आप जानिए कितना लोड उसके ऊपर आने वाला है। जो निडल है उनको जो स्पेस होना चाहिए वो 1 से 2 मीटर के बीच में ही होना चाहिए, और ये मिनिमम 3 नीडल्स शुड बी यूज एन ए, कोई भी एक ओपनिंग कर रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट 3 नीडल को अपन को यूज करना है, और नीडलों को आपस में क्या कर देना है, ब्रेस्ट कर देना है, आपस में कनेक्ट कर देना है, चाहे हॉरिजॉन्टल मेंबर की हेल्प से करो, चाहे वर्टिकल मेंबर्स की हेल्प से करो, या फिर आप ब्रेसिंग मेंबर से डायगोनल ब्रेसिंग की तरह से यूज करो, लेकिन उनको आपस में क्या कर देना है, ब्रेसिंग कर देनी है, उनको कनेक्ट कर देना है, ठीक। इफ द ओपनिंग मेड एक्सटर्नल वॉल द लेंथ आउटर डेड सोर विल बी ग्रेटर देन द इनर, यदि एक्सटर्नल वॉल की अपन बात कर रहे हैं तो बाहर का जो है, ठीक है, जो लेंथ है उसकी डेड सोर की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अंदर की बजाय। द डेड सोर्स आर सपोर्टेड ऑन सोल प्लेट, होल्डिंग बेस शुड बी इंसर्टेड बिटवीन द टू, एंड इट्स प्रेफरेबल टू यूज वन सिंगल सोल प्लेट बिटवीन द डेड सोर्स एंड द रो। तो अपन जब भी अपन बात कर रहे हैं डेड सोर है उसको सपोर्ट करेंगे किस पे, नीचे प्लेट के ऊपर, वह नीचे प्लेट के ऊपर करेंगे। अपनी कोशिश रहती है कि ज्यादातर जो सोर अपने लगाए हैं उसको एक ही प्लेट के अंदर अरेंज किया जाए, जिससे कि उसके अंदर बीच में डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस नहीं रहें, तो ये अपनी कोशिश रहती है। द फ्लोर शुड बी सुटेबली सपोर्टेड फ्रॉम द इनसाइड, और फ्लोर को अंदर से भी सपोर्ट कर दिया जाता है यदि इन केस कोई इमरजेंसी केस में तो कोई थोड़ा बहुत जो डेड सोर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इफ द एक्सटर्नल वॉल इज वीक द रैकिंग सोर्स में बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द डेड सोर, यदि बाहर की दीवार ज्यादा वीक है तो आप डेड सोर्स को प्रोवाइड कर ही रहे हो, साथ साथ में आप बाहर की तरफ से क्या करोगे, इंक्लाइंट रैकर्स या इंक्लाइंट सोरिंग भी आप उसके साथ में प्रोवाइड की जाती है। ये आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिख गया आपको किस तरह से अपन प्रोवाइड करते हैं डेड सोर्स को। तो जैसे मान लिया कि ये अपनी कोई फर्स्ट फ्लोर थी, ये सपोर्ट पहले प्लिंथ लेवल थी, ये फ्लोर सपोर्ट हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गई, ये वॉल थी, इस वॉल के नीचे इसको अपन को एक रिप्लेस करना है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक निडल प्रोवाइड की, और निडल के अंतर्गत अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर में डेड सोर को प्रोवाइड कर दिया। नीचे जो अरेंज किया जाता है, नीचे जो लोड को लेती है उसको अपन क्या कहते हैं, सोल प्लेट कह देते हैं, उसके ऊपर एक फोल्डिंग बेस लगा दिया जाता है जो कि इस लोड को उसके ऊपर आसानी से ट्रांसफर कर सके, ठीक। ये इनके बीच की निडल्स के बीच की क्या होती है, ब्रेसिंग होती है। ब्रेसिंग मेंबर मैंने पहले ही बताया था आपको, डायगोनल मेंबर होते हैं तो आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये अपने डेड सोर्स हो गए, डेड सोर्स के बीच में अपन क्या कर दिया, ब्रेसिंग को प्रोवाइड कर दिया, और जो बॉटम के अंदर होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, सोल प्लेट कहा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द सोरिंग। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, एक तो अंडरपिनिंग को पढ़ा और एक अपन ने सोरिंग को पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना है, थैंक यू।